नमस्कार दोस्तों, एडी वर्ल्ड एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में, जो कि आपकी अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम जैसे कि ईएसआईसी, नॉर्सेट, पीजीआई, जीएमसीएच, आरआरबी, सीएचओ और अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर की सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आज का सेशन बहुत ही लाजवाब होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को पूरा बिना किसी स्किप किए आपको देखना है। आपके नॉलेज के अंदर रियली आपके नॉलेज के अंदर इनहेंस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप किसी भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नर्सिंग बुलेट्स की आप रिवीजन कर सकते हैं, जो कि आपकी अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को सही करने के अंदर हेल्प करेंगी। तो आप एडीवर्ड अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन पे जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और भी ऑफर के अंदर आपको बहुत कम रुपीज के अंदर ये देखने डाउनलोड करने को मिल जाएगी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The nurse assesses the water seal chamber of a closed chest drainage system and notes fluctuation in chamber. What intervention should the nurse implement? कि एक नर्स है, वो असेस कर रही है वाटर सील चैम्बर ऑफ क्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम के एक वाटर सील चैम्बर का असेसमेंट कर रही है। उसके अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है चैम्बर के अंदर। इनके अंदर कौन सा इंटरवेंशन है जो नर्स इंप्लीमेंट करेगी? सबसे पहले अपन बात करेंगे वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है। सबसे अपन देखते हैं कि लंग्स के अंदर किसी भी ट्रोमा की वजह से यहाँ पे फ्लूइड या फिर एयर या फिर पस कलेक्शन देखने को मिलता है। फ्लूइड ब्लड, यहाँ पे ब्लड भी हो सकता है। ब्लड को यहाँ पे हीमोथोरेक्स बोला जाता है। एयर को यहाँ पे न्यूमोथोरेक्स बोला जाता है। तो इस तरह से पस को यहाँ पे काइलोथोरेक्स बोला जाता है। तो आप सभी को इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम की। वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम है, तो यहाँ पे क्या है कि ये लंग्स है, इसके अंदर ट्रोमा नहीं हुआ है, तो ये राइट लंग है फुली एक्सपेंडेड देखने को मिलेगा। ये लेफ्ट लंग के अंदर यहाँ पे ट्रोमा की वजह से फ्लूइड एयर या फिर पस कलेक्शन हो चुकी है, तो ये लंग से थोड़ा कोलैप्स हो गया है। तो कोलैप्स लंग यहाँ पे इस तरह से देखने को मिलेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लूइड या फिर एयर या फिर जो भी पस है, इनको निकालने के लिए यहाँ पे एक ट्यूब डाली जाएगी, एयर इन प्लूरल स्पेस। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये ट्यूब है, इसको कनेक्शन किया जाएगा इससे। ये क्या है, अंडर वाटर सील ड्रेन है। तो ये जो ट्यूब है, इसका कनेक्शन बिटवीन चेस्ट ड्रेन एंड अंडर वाटर सील बोतल। ये चेस्ट ड्रेन ये है, अंडर वाटर सील बोतल का ये ट्यूब है। तो इन तरह यहाँ पे कनेक्शन किया जाता है। यहाँ पे दो ट्यूब होती है। ये ट्यूब है क्या करती है, टू सक्शन और लेफ्ट ओपन टू एटमोस्फेयर, ये एनवायरमेंट के अंदर खुलती है। और इसके अंदर क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे एक टिप होती है। जो ट्यूब की टिप है, ये वाटर सील के अंदर, ये वाटर से यहाँ पे कवर होनी चाहिए। यहाँ पे जो ये टिप है, ये पानी के अंदर हमेशा डूबी हुई होनी चाहिए। वाटर लेवल कवर एंड ऑफ ट्यूबिंग, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें ओरिजिनल, आपको ये देखने को इस तरह से मिलता है वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम। हॉस्पिटल के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे इसकी बात करें कि सक्शन और लेफ्ट ओपन टू एटमोस्फेयर, तो यहाँ पे ये इस तरह से दिया होता है। इसके अंदर से यहाँ पे फ्लूइड डाला जाता है। यहाँ पे लगभग 100 ml के अंदर यहाँ पे फ्लूइड होता है। और ये जो ट्यूब है, ये इसका टिप है, यहाँ पे डूबा हुआ होना चाहिए। उसको खाली नहीं करना होता, नहीं तो यहाँ पे लंग्स के अंदर एयर जाके न्यूमोथोरेक्स कर सकती है। और ये जो कनेक्शन है, ये चेस्ट के अंदर से जो ट्यूब निकलती है वहां पे कनेक्ट करना होता है। यहाँ पे ये क्लैंप करने के लिए ये दिया गया बटन, इसको यूज करके क्लैंप भी किया जा सकता है जरूरत पड़ने पर। अब अपन बात करते हैं इसकी फाइंडिंग्स के बारे में। इसकी फाइंडिंग्स की अपन बात करें तो अगर फ्लक्चुएशन की बात करें तो फ्लक्चुएशन नॉर्मल फाइंडिंग होगी। नॉर्मल फाइंडिंग कब होगी? नॉर्मल फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। सांस लेने और सांस छोड़ने के दौरान आपको इसके अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर बात करें अपन,
ये ट्यूब है, यहाँ पे इस तरह से देखने को मिलेगा, इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये ट्यूब के अंदर ऐसे ऐसे देखने को आपको मिलेगा। फ्लक्चुएशन या फिर यहाँ पे होता है इंटरमिटेंट बल्बिंग। इंटरमिटेंट बल्बिंग मतलब थोड़ी थोड़ी बार बार बल्बिंग देखने को मिलती, नॉर्मल फाइंडिंग होती है। नेक्स्ट अपन देखें कि ये अपसेंट कब होगी। अपसेंट कि जो फ्लक्चुएशन है अपसेंट कब हो सकता है, या तो ट्यूब दो कंडीशन के अंदर हो सकता है, या तो ट्यूब क्या है, ब्लॉक है, ट्यूब ब्लॉक हो चुकी है, या फिर दूसरी कंडीशन है कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है, प्रॉब्लम सॉल्व, कि जो फ्लूइड है ये बनना यहाँ पे बंद हो गया है, या फ्लूइड है यहाँ से बन नहीं रहा है, तो ये फ्लक्चुएशन है ये एब्सेंट हो सकता है। इन दो कंडीशन के अंदर ये एब्सेंट हो सकता है। तीसरी अपन बात करते हैं कि कंटिन्यू बल्बिंग। तीसरी अपन बात करें कि कंटिन्यू बल्बिंग हो रही है, कंटिन्यूस बल्बिंग। इसका मतलब है कि यहाँ पे एयर लीकेज ज्यादा हो रहा है, एयर लीकेज, इंडिकेट एयर लीकेज, यहाँ पे एयर लीकेज देखने को मिलेगा। इसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो में समझा रखा है जो कि यूट्यूब पे डाला है, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के अंदर फर्स्ट कमेंट के अंदर दे दूंगा, तो वहां से भी आप फुल वीडियो यहाँ पे आप दे सकते हैं। ये नॉर्मल फाइंडिंग आपको मैंने जो भी इसकी फाइंडिंग्स है मैंने बता दी। फर्स्ट फाइंडिंग ये इस तरह की होगी, फर्स्ट कंडीशन ये होने वाली, सेकंड कंडीशन ये हो सकती है, थर्ड कंडीशन ये हो सकती है। इसकी अगर अपन और डिटेल में अंदर बात करें तो डिटेल के अंदर अगर हम बात करें, अगर ये ट्यूब यहां से निकल गई है, तो क्या करना है, यहां से क्या करना है कि स्टाइल गो से ड्रेसिंग करनी है, टाइट ड्रेसिंग एंड इन्फॉर्म एससीपी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। यहाँ पे टाइट ड्रेसिंग करनी है, जाके प्रिवेंट किसको करना है, न्यूमोथोरेक्स को, इसके अंदर एयर ज्यादा से ज्यादा ना जाए। अगर यहाँ से ट्यूब डिस्कनेक्ट हो जाए, मान लो कि यहाँ से ट्यूब बाहर निकल गई है, तो इसको क्या करना है आपको, इसको स्टाइल वाटर के अंदर डिप इन स्टाइल वाटर कंटेनर, स्टाइल वाटर के कंटेनर के इसके ट्यूब को आपको डिप कर देना है। ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, पूछा गया है। इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं कि इसके अंदर नर्स कौन सा इंटरवेंशन वो इम्प्लीमेंट करेगी। ऑप्शन ए की बात करें, अनकिंकिंग द ट्यूबिंग, इसको करने की कोई यहाँ पे जरूरत है नहीं। फ्लक्चुएशन है तो नॉर्मल फाइंडिंग है। ऑप्शन बी की बात करें, असेसिंग ऑफ एन एयर लीक, तो मैंने बताया कि एयर लीक अगर कंटिन्यू बल्बिंग करेगी तो आप नर्स को ये चेक करना है, तो यहाँ पे कंटिन्यू बल्बिंग यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो इसको भी ऑप्शन को कट करना पड़ेगा। ऑप्शन सी की बात करें, डॉक्यूमेंटिंग दैट द लंग हैज री-एक्सपेंडेड, कि नर्स डॉक्यूमेंट कर देगी कि जो लंग्स है वो री एक्सपेंडेड हो चुके हैं। अगर री एक्सपेंडेड हो जाएंगे तो मैंने बताया कि री एक्सपेंड ही तो करना होता है, अगर री एक्सपेंड हो गए तो यहाँ पे अपसेंट देखने को मिलेगा। ये सेकंड वाली कंडीशन है, मैंने यहाँ पे बता रखी है आपको। तो ऐसी कंडीशन तो है नहीं, यहाँ पे फ्लक्चुएशन दे रखा है, तो जो लंग्स है वो री एक्सपेंड अभी तक तो नहीं हुआ है। अगर एब्सेंट होता तो यहाँ पे लंग्स है वो री एक्सपेंड हो जाता, तो ऑप्शन सी भी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन 4 की बात करें अपन, डॉक्यूमेंटिंग दैट द लंग्स हैज नॉट येट री एक्सपेंडेड, राइट आंसर जाएगा दोस्तों 4 वाला, कि नर्स डॉक्यूमेंट करेगी फाइंडिंग को कि अभी तक जो लंग्स है वो यहाँ पे री एक्सपेंडेड नहीं हुआ है। यहाँ पे जो लंग्स है इसकी राइट वाले लंग्स की तरह लेफ्ट वाला लंग्स कोलैप्स्ड है, एक्सपेंडेड अभी तक नहीं हुआ है, री एक्सपेंडेड अभी तक
नहीं हुआ है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर देना है एग्जाम के अंदर। इन सभी कॉन्सेप्ट का आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, the nurse is developing a care plan for an older client being admitted to a long-term care facility. Which information should the nurse use to plan intervention for this client? Select all that apply. अगला क्वेश्चन select that apply किए। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक नर्स है, एक जो पेशेंट है, जो ओल्डर पेशेंट है, उसको एडमिट करना है और उसको लॉन्ग टर्म केयर देनी है। तो नर्स केयर प्लान डेवलप करेगी, तो कौन कौन सी फैसिलिटी, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन या कौन कौन से जो इंटरवेंशन है जो नर्स उसके अंदर अपने नर्सिंग केयर प्लान के अंदर वो मेंशन करेगी, इंटरवेंट करेगी। सबसे पहले अपन बात करें ऑप्शन ए की। ऑप्शन ए, ओल्डर क्लाइंट टेंड टू बी इनकॉन्टिनेंस। तो ये यहाँ पे इसको ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट इंटरवेंशन को, इंफॉर्मेशन को यहाँ पे जरूरत नहीं है। ओल्डर क्लाइंट एट रिस्क फॉर डिहाइड्रेशन। यस, जो बूढ़े आदमी होते हैं, ओल्डर क्लाइंट होते हैं, वो डिहाइड्रेशन के रिस्क पे होते हैं। ऑप्शन 3 की बात करें, डिप्रेशन इज ए नॉर्मल पार्ट ऑफ द एजिंग प्रोसेस। डिप्रेशन कभी भी नॉर्मल कंडीशन के अंदर नहीं माना जाएगा, अब नॉर्मल होते हैं। एज रिलेटेड स्किन चेंजेस रिक्वायर स्पेशल मॉनिटरिंग, कि एज के अकॉर्डिंग स्किन के अंदर चेंजेस आते हैं, उनको स्पेशल मॉनिटरिंग यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो ये भी यहाँ पे इंटरवेंशन के अंदर प्लान करना पड़ेगा। ओल्डर क्लाइंट आर एट द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ इमोबिलिटी, कि ओल्डर जो क्लाइंट है, अगर उनको इमोबिलिटी हो गई तो वो कॉम्प्लिकेशन, जो इमोबिलिटी के कॉम्प्लिकेशन है उसके रिस्क हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बेड सोर, ओस्टियोपोरोसिस, हाइपरकैल्सीमिया, इन सभी चीजों के बारे में, इन सभी का रिस्क वहां पे बढ़ जाता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, सेलेक्ट करना है। कंफ्यूजन एंड कॉग्निटिव चेंजेस आर कॉमन फाइंडिंग इन द ओल्डर पॉपुलेशन। कंफ्यूजन, कॉग्निटिव चेंजेस आर फाइंडिंग इन ओल्डर पॉपुलेशन, ये अब नॉर्मल कंडीशन के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, द नर्स प्लान केयर फॉर ए क्लाइंट रिक्वायरिंग intravenous fluid and electrolytes, understanding that which are findings that correlate with the need for this type of therapy. Select all that apply. Select that all apply वाले क्वेश्चन को सोल्व करने से आपकी जो नॉलेज है वो कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज बढ़ती है। एक नर्स है, वो प्लान कर रही है केयर का, जिस पेशेंट को इंट्रावेनस फ्लूइड और इंट्रावेनस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को यहाँ पे फाइंडिंग, इलेक्ट्रोलाइट को ठीक करना है इंट्रावेनस आईवी फ्लूइड के द्वारा। तो इसके अंदर कौन कौन सी फाइंडिंग है जिनके अंदर ये लगेगा कि इसको आईवी थेरेपी, इंट्रावेनस थेरेपी यहाँ पे देनी चाहिए। ऑल सेलेक्ट एट अप्लाई का क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन बात करेंगे हाइपोनेट्रीमिया के अंदर। हाइपोनेट्रीमिया के अंदर यहाँ पे हाइपोनेट्रीमिया आईवी फ्लूइड से यहाँ पे ठीक हो सकता है। तो आईवी फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को हाइपोनेट्रीमिया को एनएस अगर 0.9 एनएस देंगे, 0.9% एनएस देंगे तो हाइपोनेट्रीमिया यहाँ पे थोड़ा ट्रीट किया जा सकता है। बाउंडिंग पल्स की अपन बात करें तो बाउंडिंग पल्स के अंदर आईवी थेरेपी देने की जरूरत नहीं है। बाउंडिंग पल्स क्या करती है, हाइपोवोलीमिया इंडिकेट करती है, हाइपर वोलीमिया। तो बाउंडिंग पल्स के अंदर आईवी फ्लूइड देने की कतई जरूरत नहीं है। क्रोनिक किडनी डिजीज, क्रोनिक किडनी डिजीज सीकेडी के अंदर फ्लूइड रेस्ट्रिक्टेड होता है, फ्लूइड रेस्ट्रिक्टेड, फ्लूइड बाहर नहीं आ पाएगा, किडनी के ऊपर लोड बढ़ जाएगा, जिससे वहां पे बाउंडिंग पल्स देखने को मिल सकती है। आइसोलेटेड सिंकॉफ एपिसोड, आइसोलेटेड सिंकॉफ एपिसोड का आईवी फ्लूइड से कोई भी लेना देना नहीं है। रैपिड वीक एंड 3D पल्स, रैपिड वीक एंड 3D पल्स का मतलब है हाइपोवोलीमिया, हाइपोवोलीमिया के अंदर देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको डिहाइड्रेशन के अंदर ये पल्स है वो देखने को मिलेगी, डिहाइड्रेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगी।
एबनॉर्मल सीरम एंड यूरिन ऑस्मोलिटी लेवल, तो 5 के अंदर भी आईवी फ्लूइड दिया जा सकता है, आईवी थेरेपी दी जा सकती है। एबनॉर्मल सीरम एंड यूरिन ऑस्मोलिटी लेवल के अंदर आपको दे सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट की वजह से यहाँ पे सीरम के अंदर एबनॉर्मलिटी लैब टेस्ट की वजह से आपको पता चल जाएगा, तो उसके अंदर अपन आईवी फ्लूइड दे सकते हैं। आईवी फ्लूइड यहाँ पे आइसोटोनिक फ्लूइड एनएस आइसोटोनिक फ्लूइड के अंदर काउंट किया जाता है। 0.9 वाले फ्लूइड सब यहाँ पे आईवी फ्लूइड आइसोटोनिक रहेंगे। लेस देन 0.9 वाले 0.9% वाले रहेंगे हाइपोटोनिक और ग्रेटर देन 0.9% वाले यहाँ पे रहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इन तीन कंडीशन के अंदर हाइपोनेट्रीमिया के अंदर, रैपिड वीक एंड 3D पल्स के अंदर, एबनॉर्मल सीरम एंड यूरिन ऑस्मोलिटी लेवल के अंदर आईवी फ्लूइड दे सकते हैं। पल्स की अपन बात करें तो यहाँ पे बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगी। पल्स की अपन बात करें तो 0 यहाँ पे ग्रेड पल्स ग्रेड की बात करें अपन तो 0 यहाँ पे अपसेंट रहने वाली, अपसेंट। +1 की बात करें तो वीक, वायरी, वीक और 3D पल्स जो ऑप्शन 5 के अंदर है। +2 की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल पल्स देखने को आपको मिलेगी। +3 की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे बाउंडिंग पल्स इस तरह से पल्स का ग्रेड किया जाए। सफदरगंज की एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्लस नॉर्मल पल्स का ग्रेड क्या होता है, यहाँ पे +2 आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। A child is admitted to the hospital with a diagnosis of rheumatic fever. The nurse review the blood laboratory findings, knowing that which finding will confirm the likelihood of this disorder. कि एक चाइल्ड है, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, डायग्नोसिस है उसका रूमेटिक फीवर। नर्स ब्लड रिपोर्ट्स को, फाइंडिंग को रिव्यू कर रही है, तो नर्स को पता होना चाहिए कि कौन सी जो लैब की रिपोर्ट है वो बताएगी कि इस बच्चे को कंफर्म रूमेटिक फीवर हो चुका है। सबसे पहले अपन बात करते हैं इंक्रीज ल्यूकोसाइट काउंट की, मतलब यहाँ पे ल्यूकोसाइट बढ़ गए हैं, तो इंक्रीज ल्यूकोसाइट इन्फेक्शन के अंदर बढ़ती हैं, जरूर बढ़ती हैं, लेकिन यहाँ पे कंफर्म नहीं हो सकता, नॉट कंफर्म। ये सभी प्रकार के इन्फेक्शन के अंदर ये फैल सकती है। ऑप्शन पे जाने से सबसे पहले अपन बात कर लें कि जो रूमेटिक फीवर है वो होता क्या है, इसके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। डिक्रीज हीमोग्लोबिन काउंट का कोई भी लेना देना यहाँ पे रूमेटिक फीवर से नहीं होता है। ऑप्शन 4 की बात करें, डिक्रीज इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, मतलब डिक्रीज ईएसआर डिक्रीज कैसे हो सकती है इन्फेक्शन के अंदर, ईएसआर हमेशा इंक्रीज होती है। ऑप्शन बच गया यहाँ पे थर्ड वाला, इंक्रीज एंटी स्टेप्टोलाइसिन एएसओ टाइटर, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। अब रूमेटिक फीवर होता क्या है, क्या डायग्नोसिस होते हैं, क्या इसके अंदर क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है, कौन से इन्फेक्शन की वजह से ये होता है। तो बैक्टीरिया यहाँ पे होता है ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ये इसको शॉर्ट मतलब GAPHS, ये भी आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट फॉर्म। ये इसका इन्फेक्शन की वजह से रूमेटिक फीवर होता है। बाकी जो रूमेटिक फीवर के अंदर एक क्राइटेरिया यूज किया जाए, जोन्स क्राइटेरिया, उसके बारे में अपन बात करेंगे। जोन्स क्राइटेरिया के अंदर क्या होता है कि 5 होते हैं मेजर क्राइटेरिया, 1 2 3 4 5, 5 होते हैं मेजर क्राइटेरिया और बाकी के होते हैं माइनर क्राइटेरिया। माइनर क्राइटेरिया अपन बात करें 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं माइनर क्राइटेरिया। याद रखने की ट्रिक है जोन्स कैफी
पाल, आपको याद रखना है जॉन्स कैफी पाल। मेजर क्राइटेरिया की अपन बात करें तो मेजर क्राइटेरिया के अंदर सबसे पहले आएगा ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट, पॉलीआर्थेल्जिया। पॉलीआर्थेल्जिया देखने को मिलेगा यहाँ पे, पॉलीआर्थेल्जिया ज्वाइंट बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो चुका है। ओ की बात करें तो ओ यहाँ पे एक तरह से दिल की तरह दिखता है, इस तरह से। ओ लुक लाइक ए हार्ट मायोकार्डाइटिस, कि मायोकार्डियम की लेयर के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो चुका है तो उसको बोला जाता है मायोकार्डाइटिस, जो कि मेजर क्राइटेरिया के अंदर आता है। एंड फॉर नोड्यूल, तो कौन से सबक्यूटेनियस नोड्यूल देखने को मिलेगी मेजर क्राइटेरिया के अंदर। और ई की बात करें यहाँ पे, ई फॉर इरिथेमा मार्जिनेटम, आपको इरिथेमा मार्जिनेटम देखने को मिलेगा। 5S की बात करें यहाँ पे सेडेम कोरिया देखने को मिलेगा, जिसके अंदर सीजर भी आ सकते हैं पेशेंट को। अब अपन बात कर लेते हैं माइनर क्राइटेरिया की। तो माइनर क्राइटेरिया के अंदर सीआरपी इंक्रीज होगी, सीआरपी क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ा है। आर्थराइल्जिया देखने को मिलेगा, फीवर भी होगा। एलिवेटेड ईएसआर, आपको याद रखना है, ये ज्यादा आपसे पूछा जाता है यहाँ पे। ये यहाँ पे मेजर क्राइटेरिया माइनर क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। टी फॉर प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, ए फॉर एनीमियाज ऑफ रिमेटिज्म ल्यूकोसाइटोसिस, यहाँ पे ये सब देखने को मिल सकता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सीआरपी, आर्थराइल्जिया, फीवर और एलिवेटेड ईएसआर, प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल लेवल, इन सभी को यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पे डायग्नोसिस की बात करें तो थ्रोट कल्चर लिया जाता है। थ्रोट कल्चर ग्रोविंग ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल और एलिवेटेड एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन और टाइटर, एक तरह का टाइटर होता है। यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस की जो एंटीबॉडीज देखने को मिलेंगी, उससे पता हो जाएगा कि इन्फेक्शन हुआ है ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का। प्लस में क्या होगा, प्लस में जो 5 में से 2 या तो मेजर क्राइटेरिया होना चाहिए, या फिर एक मेजर क्राइटेरिया और 2 माइनर क्राइटेरिया होना चाहिए डायग्नोसिस को कंफर्मेटिव करने के लिए। इनमें से कोई भी 2, अगर 2 हो गए हैं तो माइनर क्राइटेरिया को इंक्लूड करने की यहाँ पे कतई जरूरत नहीं है। इनमें से एक है, एक मेजर और 2 माइनर, कि ये जो 2 है वो इन सबके बराबर अकेला है, मतलब ये जो 2 हैं ये सबके बराबर है। और बात करें कि अगर इधर वाला 1 है तो इधर वाले यहाँ पे 2 होने चाहिए। इस तरह से यहाँ पे क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है। इस तरह से जोन्स, जो रिमेटिक हार्ट फीवर बोला जाता है, बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमनली होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स केयरिंग फॉर ए 5-year-old child, 5-year-old nurse caring for a 5-year-old with a history of tetralogy of Fallot noted that the child has clapped fingers. That finding is indicative of which associative condition, कि एक 5 साल का बच्चा है जिसकी नर्स केयर कर रही है, उसको हिस्ट्री है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट की, और नर्स नोट करती है कि उसके जो बच्चे की हैं वो क्लैम्प्ड फिंगर्स हैं। इनमें से नर्स कौन सी जो फाइंडिंग है उसको इंडिकेट करेगी कि इस कंडीशन के अंदर, कि टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट के अंदर कौन सी कंडीशन उसको देखने को मिलेगी। ऑप्शन 4 की बात करें, डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन मैरो, डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन मैरो का टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट से कोई भी रिलेशन यहाँ पे नहीं है। डिलेड फिजिकल ग्रोथ यहाँ पे फैक्टर नहीं रहेगा, ये भी आंसर यहाँ पे रॉन्ग हो जाए। क्रोनिक हाइपरटेंशन का टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट से कोई भी रिलेशन यहाँ पे नहीं होना है। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होता है, हाइपरटेंशन का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। टिश्यू हाइपोक्सिया, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट के अंदर क्या होता है, ये साइनोटिक डिजीज होती है। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट, टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा का मतलब 4, इसके अंदर 4 डिजीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर टिश्यू हाइपोक्सिया के साथ साथ क्या क्या देखने को मिलेगा, टिश्यू हाइपोक्सिया के साथ साथ इसके अंदर टेट स्पेल्ट देखने को मिलेंगे। स्पेल्ट, बच्चे के अंदर टेट स्पेल्ट देखने को मिलेगा। टेट स्पेल्ट क्या होता है
कि बच्चा कोई भी अगर एक्टिविटी करेगा, बच्चे के अंदर ऑक्सीजन की, टिश्यू के अंदर हाइपोक्सिया हो जाएगा। टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी को बोलते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया होता है टिश्यू डिक्रीज ऑक्सीजन O2 इन टिश्यू, ये होता है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सीमिया की अगर बात करें, हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया डिक्रीज O2 इन ब्लड, ये सब चीजें इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। हाइपोक्सिया मतलब डिक्रीज ऑक्सीजन इन टिश्यू, हाइपोक्सीमिया का मतलब डिक्रीज ऑक्सीजन इन ब्लड। तो ये कब कब देखने को मिल सकती है कि बच्चा जब बहुत ज्यादा एक्टिविटी करे या फिर एक्यूट एपिसोड ऑफ साइनोसिस उसके अंदर देखने को मिलेगा, और हाइपोक्सीमिया, दोनों कंडीशन अगर होती है तो वहां पर टेट स्प्रेड देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है कि बॉडी का कुछ पार्ट्स है वो यहाँ पे ब्लू कलर का हो जाता है, ब्लू कलर। टेट्रोलॉजी फेलेट क्या होती है, कौन कौन से डिजीज इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, उन सभी का अपन यहाँ पे डिस्कस करें। टेट्रोलॉजी फेलेट के अंदर एक्सरे किस तरह का देखने को मिलेगा, एक्सरे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो अभी अपन डिटेल से डिस्कस करते हैं। टेट्रोलॉजी फेलेट के अंदर क्या होता है कि 4 डिजीज देखने को मिलेगी। एरोटा बोथ वेंट्रिकल, ओवरराइटिंग ऑफ एरोटा, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड की अपन बात करें पुल्मोनरी वॉल स्टेनोसिस, यहाँ पुल्मोनरी वॉल है उसके अंदर स्टेनोसिस मतलब यहाँ पे सकड़ा हो जाएगा। थर्ड कंडीशन के अपन बात करें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, VSD, यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे वेंट्रिकल और सेप्टल यहाँ पे डिफेक्ट हो चुका है। फोर अपन बात करें सेकेंड राइट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रोफी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, राइट वेंट्रिकुलर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी साइज के अंदर। और टेट्रोलॉजी फेलेट की अपन एक्सरे की बात करें तो एक्सरे यहाँ पे बूट शेप देखने को मिलता है, एक्सरे यहाँ पे बूट शेप साइज का देखने को मिलता है, बूट साइज एक्सरे यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे हाइपोक्सीमिया की वजह से क्या होगा, हाइपोक्सिया की वजह से जो उसके जो नाखून वगैरह है वो एक तरह से अलग उनकी शेप बन जाएगी, स्पून लाइक शेप बन जाएगी, ड्रम स्टिक तरह बन जाएंगी, और इस पेशेंट के अंदर एनीमिया भी आपको देखने को मिल सकता है। टेट्रोलॉजी फेलोट इस तरह से यहाँ पे आपको एक्सरे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बूट शेप एक्सरे ऑन द राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अपन बात करें टेट स्पेल क्या होता है कि चिल्ड्रन विद टेट्रोलॉजी फेलोट एग्जिबिट ब्लिस स्किन ड्यूरिंग एपिसोड ऑफ क्राइंग और फीडिंग, कि बच्चे को जब भी कोई भी एक्सेसिव एक्टिविटी करनी होती है जिसके अंदर बच्चे को ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे प्रॉपर जा नहीं पाती है क्योंकि साइनोटिक डिजीज होती है, इस तरह से आपको टेट स्पेल देखने को मिल सकता है कि जो बच्चे की एक्सट्रीमिटीज है जो यहाँ पे ब्लूइश कलर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स प्लान केयर फॉर ए क्लाइंट डायग्नोस्ड विथ एंड स्टेज रीनल डिजीज, ESRD को एंड स्टेज रीनल डिजीज लिखा जाता है शॉर्ट में। विच असेसमेंट फाइंडिंग डज द नर्स एक्सपेक्ट टू फाइंड डॉक्यूमेंटेड इन क्लाइंट मेडिकल रिकॉर्ड, सेलेक्ट ऑर्डर अप्लाई, कि डायग्नोज है पेशेंट ESRD का, नर्स केयर कर रही है, तो मेडिकल रिपोर्ट्स जो नर्स देख रही है तो उनके अंदर कौन सी फाइंडिंग है वो नर्स को देखने को मिलेगी मेडिकल रिकॉर्ड के अंदर, ऑल सेलेक्ट अप्लाई करना है। ऑप्शन डी की बात करें ओस्टियोपोरोसिस का रीनल किडनी डिजीज से कोई भी लेना देना यहाँ पे नहीं है। हाइपोटेंशन यहाँ पे एंड स्टेज में नहीं होगा, CKD में होता है कि वहाँ पे फ्लूइड है वो ओवरलोड हो जाता है, बार फ्लूइड आ नहीं पाता है जिससे हार्ट पे लोड पड़ता है, हार्ट लोड इंक्रीज। ब्रेडिकार्डिया यहाँ पे नहीं होता है, ब्रेडिकार्डिया नहीं होता है, यहाँ पे टेकिकार्डिया होगा, टेकिकार्डिया, तो ये भी रॉन्ग हो गया। हाइपोटेंशन रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। पोलियूरिया यहाँ पे नहीं होगा, फ्लूइड यहाँ पे किडनी है वो फिल्टर नहीं कर पाती, तो यहाँ पे एनीमिया और एडिमा। किडनी क्या करती है, किडनी फ्लूइड को मेंटेन करती है, तो किडनी बीमार है तो यहाँ पे फ्लूइड है वो बाहर नहीं आ पाएगा, एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा, तो एडिमा हो जाएगा। एनीमिया किस वजह से होगा कि जो किडनी है वो इरिथ्रोपोइटिन नहीं बना पाए, किडनी फॉर्मेशन ऑफ
इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन क्या करता है कि आरबीसी को बनाने के अंदर हेल्प करता है, आरबीसी फॉर्मेशन इंक्रीज। तो किडनी बीमार है, किडनी की बीमार है, तो ये सभी जो फंक्शन है वो यहाँ पे नहीं हो पाएंगे। ये फ्लूइड मेंटेनेंस भी नहीं हो पाएगा, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस भी यहाँ पे बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी पेशेंट के अंदर, एडिमा देखने को मिलेगा और एनीमिया पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करें, द नर्स इज परफॉर्मिंग रेंज ऑफ मोशन exercises on a client when the client unexpectedly develop spastic muscle contractions. Which intervention should the nurse implement? Select all that apply. कि एक नर्स है, रेंज ऑफ परफॉर्म एक्सरसाइज परफॉर्म कर रही है पेशेंट के अंदर, और क्लाइंट के अंदर अनएक्सपेक्टेडली डेवलप हो गया स्पास्टिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये पेशेंट के अंदर स्पास्टिक मसल कॉन्ट्रैक्शन वो डेवलप हो गए हैं। इन कौन सा इंटरवेंशन है वो नर्स इंप्लीमेंट करेगी, इनके अंदर से जो जो इंप्लीमेंट करेगी वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। स्टॉप मूवमेंट ऑफ अफेक्टेड पार्ट, अफेक्टेड पार्ट का यहाँ पे मूवमेंट है वो स्टॉप करेगी। ये तो होने वाला है कि स्पास्टिक मसल कॉन्ट्रैक्शन आ रखे हैं, तो उसका मूवमेंट कराने से कोई फायदा नहीं है। सेकंड ऑप्शन की बात करें यहाँ पर, मसाज द अफेक्टेड पार्ट विगसली। इससे क्या है, कंडीशन और ज्यादा खराब होगी, पेशेंट के अंदर स्पास्टिक मसल कॉन्ट्रैक्शन है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। नोटिफाई द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली, नोटिफाई करने की यहाँ पे कतई जरूरत नहीं है। ऑप्शन 4 है, फोर्स मूवमेंट ऑफ द जॉइंट सपोर्टिंग द मसल, यहाँ पे फोर्स देने की कतई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, आस्क द क्लाइंट टू स्टैंड एंड वॉक रैपिडली अराउंड द रूम। कि पेशेंट को स्पास्टिक मसल कॉन्ट्रैक्शन है, तो उसको कैसे बोल सकते हैं स्टैंड खड़ा होने के लिए और बार बार फास्टली रूम के अंदर चलने के लिए, रूम के अराउंड चलने के लिए। तो ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, नहीं कर पाएगा पेशेंट। ऑप्शन 6 की बात करें, पहले कंटिन्यूस जेंटल प्रेशर ऑन द मसल ग्रुप अंटिल इट रिलैक्स। कि जो थोड़ा थोड़ा कंटिन्यूस प्रेशर रखना है मसल्स के अंदर तब तक कि वो रिलैक्स नहीं हो पाए। तो ये यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर 1 और 6 यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे रहने वाले हैं। रेंज ऑफ मोशन क्या होता है? रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज होती है, जैसे कि एक्सट्रीमिटीज को मूवमेंट कराया जाता है, जैसे आपका हाथ है इसको ऊपर नीचे ऐसे मूवमेंट करवाया जाता है फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा या नर्स के द्वारा। तो यहाँ पे क्या होता है, रेंज ऑफ मोशन का जो टूल होता है मेजरमेंट का टूल, उसको बोलते हैं गोनियोमीटर। गोनियोमीटर उससे ऐसे मापा जा सकता है कि जो एक्सट्रीमिटीज है उसने कितना रेंज तक मोशन किया है, कितना रेंज तक मूवमेंट किया है। तो उसकी इमेज अगर अपन बात करें तो यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे ये इस तरह का गोनियोमीटर, इसको गोनियोमीटर बोला जाता है। यहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ पे जैसे एक एक्जिला पे रख देंगे तो इसको देखेंगे कि जो एक्जिला से ऊपर एक्सट्रीमिटीज है वो कितना मूवमेंट कर रही है, तो इनके बीच जो एंगल बनता है रीडिंग ली जाती है। उस तरह से यहाँ पे इस यूज किया जाता है रेंज ऑफ मोशन, इसको बोल रहे हैं गोनियोमीटर। इसका आपको इंस्ट्रूमेंट्स की इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करें, ए क्लाइंट हैज बीन एडमिटेड विद ए डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ड्यूरिंग हिस्ट्री टेकिंग, द नर्स शुड आस्क द क्लाइंट अबाउट ए रिसेंट हिस्ट्री ऑफ विच इवेंट। एक नर्स है, वो एक बच्चा है, एक नर्स है, उसके बच्चे की केयर कर रही है। बच्चे का डायग्नोसिस है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो बच्चे की हिस्ट्री ले रही है। तो जो नर्स है उसको कौन सी हिस्ट्री देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर, बच्चे के अंदर, विच इवेंट, कौन सी इवेंट की हिस्ट्री देखने को मिलेगी? ब्लीडिंग अल्सर, ब्लीडिंग अल्सर का एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर ब्लीडिंग अल्सर नहीं होता है। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, ये तो एमआई होता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस का कोई लेना देना नहीं है। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन फैलता है पहले 3 से 4 वीक पहले इन्फेक्शन फैलेगा, जो आपन ग्रुप बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल। इस वजह से इसकी कारण होता है कि ये कारण क्या करता है, क्या कोज करता है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस।
जो ग्लोमेरुलस होती है उसकी नेफ्राइटिस करता है। तो यहाँ पे हिस्ट्री देखने को मिलेगी ऑप्शन 4, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की हिस्ट्री यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बाकी कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। कब तक देखने को मिलेगी? 3 से 4 वीक बिफोर। अगर ये इन्फेक्शन हो गया स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का, तो बच्चे को यहाँ पे एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने के बहुत ज्यादा चांस है। इसके अलावा अपन साइन या सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे एडिमा देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्रोटीन यूरिया साइन सिम्टम के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा एनीमिया पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। ये सब चीजें यहाँ पे पेशेंट को अंदर देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करें, क्लाइंट हैज जस्ट बीन एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद चेस्ट पेन। कि एक पेशेंट एडमिट हुआ है जिसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर एडमिट हुआ है चेस्ट पेन की कंप्लेन के साथ। सीरम कार्डिक एंजाइम लेवल आर ड्रॉन। कि सीरम कार्डिक एंजाइम के लेवल है उनका सैंपल निकाला गया, ड्रॉन किया गया, एंड द रिजल्ट इंडिकेट एलिवेटेड सीरम क्रिएटिनिन काइनेज। सीकेएमबी का लेवल है वो बढ़ा हुआ आ रहा है। आइसो एंजाइम ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन टी कि ये सभी तीनों एग्जाम बढ़े हुए एलिवेटेड आ रहा है। सीरम क्रिएटिनिन सीकेएमबी आ रहा है, ट्रोपोनिन टी बढ़ा हुआ है, ट्रोपोनिन आई बढ़ा हुआ आ रहा है। द नर्स कंक्लूड दैट दीज रिजल्ट आर कंपेटेबल विद व्हाट डायग्नोसिस। कि ये जो बढ़े हुए आ रहे हैं सीरम के अंदर सीकेएमबी, ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन आई, तो इनके अंदर कौन सा डायग्नोसिस यहाँ पे देखने को मिलेगा? तो स्टेबल एंजाइना, ये एंजाइना पेक्टोरिस की टाइप है। अनस्टेबल एंजाइना, प्रिजमेंटल एंजाइना। तो एंजाइना के अंदर ये तीनों ही नहीं बढ़ते हैं, एंजाइना के अंदर तीनों नहीं बढ़ते हैं। ऑप्शन है 4, न्यू ऑनसेट मायोकार्डियल इन्फेक्शन एमआई। तो ये सभी चीजें हैं वो एमआई के अंदर देखने को मिलेंगी। एमआई के अंदर सीकेएमबी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई देख, ये सारे एग्जाम सारे क्या करते हैं कि ये 3 से 4 आवर्स के अंदर एलिवेटेड होना स्टार्ट करते हैं, एलिवेटेड, और मैक्सिमम हो जाते हैं 24 आवर्स तक मैक्सिमम, और 3 डेज के अबाउट ये यहाँ पे डिक्रीज होने लग जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि ट्रोपोनिन आई है वो ओनली क्या होता है मायोकार्डियम के अंदर देखने को, मायोकार्डियम डैमेज होती है तभी आपको ट्रोपोनिन आई देखने को मिलेगा। यहाँ पर ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई ज्यादा यूज किए जाते हैं, सीकेएमबी यहाँ पे ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। ये मसल्स के अंदर होता है, तो मसल्स स्केलेटल मसल और कार्डिक मसल के अंदर तो ये होते हैं, तो यहाँ पे पता नहीं चलता कि कार्डिक मसल है या फिर स्केलेटल मसल है। तो ये ट्रोपोनिन आई है मोस्टली कार्डिक मसल के अंदर देखने को मिलता है, तो इसका लेवल बढ़ता है तो मोस्टली कंफर्म हो जाता है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन एमआई का अटैक आया है। इसको एमआई को हार्ट अटैक भी बोला जाता है, हार्ट अटैक। एमआई के काफी सारे कारण होते हैं जिनकी अपन बात करें तो यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजाइना क्या होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर प्लग बिल्ड या फिर आर्टरी कि यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस प्लग बन जाता है जिससे ये नॉर्मल आर्टरी है, यहाँ पे ब्लड फ्लो के लिए इतना स्पेस है, नॉर्मल आर्टरी आफ्टर नैरोड बाय प्लग, यहाँ पे प्लग हो जाती है, यहाँ पे प्लग से यहाँ पे आर्टरी कम हो जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है प्लग बन जाता है, तो पेशेंट के अंदर प्रॉपर ब्लड नहीं जा पाता, वहां पे ऑक्सीजन नहीं जा पाती, तो वहां पे डिमांड, ऑक्सीजन की डिमांड है वो जितनी डिमांड चाहिए होती है वहां उतनी ऑक्सीजन ब्लड वहां पे लेके नहीं जा पाता है, तो वहां पे चेस्ट पेन होता है। एंजाइना और एमआई के अंदर चेस्ट पेन क्या होता है, चेस्ट पेन के अंदर एंजाइना के अंदर क्या है कि चेस्ट पेन रिलीव हो जाता है, रिलीव 30 मिनट्स। एमआई के अंदर क्या होता है कि पेन है वो नॉट सबसाइड, पेन नॉट सबसाइड आफ्टर 30 मिनट के बाद भी पेन और सबसाइड वहां पे नहीं होता है, तो ये मेजर आपको देखने को मिलता है डिफरेंस। एंटीजी वगैरह देते हैं जिससे वैसोडाइलेशन होता है, यहाँ पे आर्टरी का
जो डायलेशन हो जाता है तो यहाँ पे ज़्यादा स्पेस देगी, ज़्यादा स्पेस मिल जाता है ब्लड को ऑक्सीजन लेके जाने के लिए, और वहाँ पे पेन वो रिलीव हो जाता है। मॉर्फिन दिया जाता है एमआई के अंदर। इस तरह से यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। मोना और सोना यहाँ पे यूज किया जाता है, वो अपन किसी का अलग टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, एज पार्ट ऑफ कार्डियक असेसमेंट टू palpate द apical pulse द नर्स प्लेस द फिंगर टिप एट विच लोकेशन। कि कार्डिक असेसमेंट हो रहा है, पालपेट करना है अपाइकल पल्स को, नर्स कौन से प्लेस के अंदर फिंगर टिप्स रखेगी, कौन सी लोकेशन के अंदर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कार जो अपाइकल पल्स होती है वो होती है लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड होती है, तो यहाँ राइट वाले ऑप्शन दोनों रॉन्ग हो गए, थर्ड और फोर्थ। द राइट ऑफ द लेफ्ट मेडिकुलर लाइन एट द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, टू द लेफ्ट राइट ऑफ द लेफ्ट टू द राइट ऑफ लेफ्ट मेडिकुलर लाइन एंड इंटरकोस्ट थर्ड, ये दोनों यहाँ पे नहीं हो सकते। यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे ऑप्शन सेकंड की, एट द लेफ्ट मिड क्लिविकल लाइन एट द थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस। थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे रॉन्ग हो गए। एट द लेफ्ट मिड क्लिविकल लाइन एट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, राइट। एडल्ट के अंदर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर देखने को मिलेगा, और जो चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर क्या होता है, फोर्थ के अंदर, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर बात करें यहाँ पे देखो मिड स्टर्नल नाइन हो गई है, ये स्टर्नम है, मिड स्टर्नम, यहाँ पे क्लेविकल बोन है, यहाँ तो मिड क्लेविकुलर लाइन हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे एंटीरियर एक्सिलरी लाइन ये है। एपिकल पल्स बिफोर एज ऑफ 4, 4 साल से पहले फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर आपको देखने को मिलेगी। एपिकल पल्स इन एडल्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर और देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो अगर एग्जिट अपन बात करें तो थर्ड, ये जो अपेकल पल्स चिल्ड्रन के अंदर होती है वो थर्ड और फोर्थ के अंदर बीच में देखने को मिलती है, तो उसको फोर्थ कंसिडर किया जाता है। एडल्ट की अपन बात करें तो यहाँ पे एडल्ट की फिफ्थ और सिक्स के अंदर देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे अपेकल पल्स एट द एज ऑफ 4 एंड 6। बॉडी ऑफ स्टर्नम यहाँ पे आ गए, एंगल ऑफ लोइस, इसको एंगल ऑफ लोइस बोला जाता है। क्लेविकल बोन यहाँ पे हो गई। मेनिब्रेनियम ऑफ स्टर्नम, ये पार्ट है, ये जो साइड का पार्ट है उसको मेनिब्रेनियम ऑफ स्टर्नम बोला जाता है। तो आपको ये सब चीज याद रखनी है कि एडल्ट के अंदर यहाँ पे हो गई, एडल्ट के अंदर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, और चिल्ड्रन के अंदर यहाँ पे हो गई फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। एपिकल पल्स, एपिकल पल्स होती है पॉइंट ऑफ मैक्सिमल, पॉइंट मैक्सिमल मैक्सिमम इम्पल्स, PMI, आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें कि पल्स कहाँ कहाँ से ली जा सकती है। यहाँ पे टेम्पोररी नहीं है, टेम्पोरल कौन, कैरोटिड पल्स, एक्सिलरी पल्स होती है, ब्रेकियल पल्स ली जा सकती है, रेडियल पल्स यहाँ से लेते हैं, फीमोरल यहाँ से, पोप्लेटल बिहाइंड द नी, पोस्टीरियर टिबियल यहाँ से लिया जाता है, और डोर्सालिस पेडिस यहाँ से पल्स चेक करते हैं। ये साइट होती है, मोस्टली 9 साइट है पल्स चेक करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे अपन, आगे अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।